दोस्तों, मैं प्रीतम आपको अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है भौतिकी यानी कि फिजिक्स। भौतिकी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का टॉपिक है यांत्रिकी, मैकेनिकल्स। तो इस टॉपिक्स के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उसको डिस्कशन करवाऊंगा ताकि आने वाले सभी परीक्षाओं में आपको लाभ मिल सके। तो इस फटाफट श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको अपना सीधे टॉपिक पर लिए चलता हूँ। इस टॉपिक के अंतर्गत आज का पहला सेट है। पहला सेट का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि कार्य का मात्रक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन करवा रहा हूं। तो कार्य का मात्रक क्या है? ए में जूल, न्यूटन, वाट और डी में डाइन दिया है। तो जैसा कि हमें पता है कार्य का मात्रक जूल होता है और न्यूटन जो होता है आपको बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न एक का सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 2 में दिया प्रकाश वर्ष मात्रक किसका? दूरी का, समय का और प्रकाश का और धारा का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है आपको, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है आपको लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के आसपास में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का मात्रक है? जड़त्व का मात्रक कौन होता है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है जड़त्व का मात्रक। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 4 में दिया मिलान करने के लिए सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। ए में दिया हुआ है कि उच्च वेग का क्या होता है? मैक। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब का डी में पास्कल और डी का दिया हुआ ऊर्जा का जूल। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये किस में दिया हुआ है? ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। प्रश्न 5 में मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि जूल किसका है? कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। ए का 3, बी में एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। बी का 1, ए का 3, बी का 1। फिर सी में दिया वाट किसका होता है? शक्ति का। सी का 2। डी में फिर क्या दिया हुआ है? वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। तो इसका हो जाएगा डी का 4। और फिर दिया हुआ है ई, कैलोरी किसका होता है? ऊष्मा का। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 और ई का 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 6 में मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि ए में दिया हुआ त्वरण किसका होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए का 4। बल का क्या होता है? न्यूटन। बल का क्या होता है आपको? बल का हो जाता है आपको न्यूटन सेकंड। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। सी कृत कार्य का हो जाता है आपको जूल 1। कि ए का 4, बी का 3 न्यूटन होता है बल का। और सी का हो जाएगा आपको कार्य का जूल, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 7 में दिया निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रवर्ष ये समय का मात्रक है, ये समय का मात्रक है। लेकिन प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 8 में दिया हुआ कि पार्सेक किसका होता है? दूरी का होता है। पार्सेक मात्रक हो जाता है आपको दूरी का। पार्सेक मात्रक होता है आपको दूरी का मात्रक पार्सेक होता है। समय, प्रकाश की चमक और चुंबकीय बल नहीं, ये पार्सेक होता है, दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 होता है प्रकाश वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 9 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि का सही है। अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक सही है। समुद्री मील नौ संचालन का मात्रक सही है। और डी में सेल्सियस ऊष्मा का नहीं, सेल्सियस ताप का मात्रक होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 में दिया है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न 11 में दिया क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी, क्यूरी होता है रेडियोधर्मिता की इकाई, क्यूरी होता है ताप का मात्रक होता है आपको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, उष्मा का केल्विन, ऊर्जा का जूल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पास्कल इकाई किसकी है? दाब का पास्कल होता है, आर्द्रता का होता है हाइग्रोमीटर, दाब का पास्कल होता है और ताप का मात्रक हो जाता है आपको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में दिया कैंडेला मात्रक किसका होता है? कैंडेला ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ज्योति प्रभाव नहीं, ज्योति दाब नहीं, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 14 में दिया हुआ जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। ऊर्जा की इकाई जूल, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, ताप का आपको हो गया फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 15 में दिया है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का कब लागू किया गया? 1969, 71 या 83 या 1991? ये 1971 में लागू किया गया था पेरिस में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 16 में दिया कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्घ्य का हो जाता है एंगस्ट्रॉम, तरंगों की स्पष्टता नहीं, तरंगों की तीव्रता नहीं, तरंगों की आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 17 में दिया है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम्ब। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ये होता है एम्पियर होता है विद्युत मात्रा की इकाई, ऑप्शन ए। प्रश्न 18 में दिया एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को क्या किससे मापते हैं? वाट हो गया आपको शक्ति का, डायोप्टर होता है लेंस का, और सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। प्रश्न 19 में दिया डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन नहीं, पेशाब में शक्कर नहीं, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए आपको डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सेट 1 का अंतिम प्रश्न है एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर किसको मापने के लिए होता है? वोल्टेज, करंट, प्रकाश या पावर। करंट विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिरोध का ओम होता है, पावर का शक्ति वाट होता है, वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको करंट, ऑप्शन बी। इस प्रकार से सेट 1 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया। अब सेट 2 पर ले चलता हूं आपको। सेट 2 का पहला प्रश्न है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? डाइन सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या दिया हुआ आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका सही उत्तर होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र होता है? बल एवं दाब का, कार्य जूल का, आवेग और संवेग का, भार एवं बल का। डी में दिया तो ये बल एवं दाब का होता है, ये बल एवं दाब का हो जाता है समान विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र। लेकिन सूत्र होता है बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, कार्य का जूल, ऊर्जा का भी जूल। ये मात्रक में समान हो जाएगा बी, लेकिन विमीय मात्रक में होता है बल एवं दाब का, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कन्फ्यूज नहीं करना, इसमें दिया हुआ है विमीय मात्रक। अगर सूत्र रहेगा, विमीय सूत्र केवल सूत्र रहेगा तब तो कार्य का जूल और ऊर्जा का जूल, लेकिन विमीय सूत्र दिया हुआ तो बल और दाब का दोनों का समान होगा। प्रश्न 3 में दिया है निम्न एक खगोलीय इकाई संबंधित किससे है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से है, सही है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से नहीं, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी नहीं। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 4 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, यानी कि अविमीय जिसका विमा राशि नहीं है? इसका ए में दिया विकृति, सयनता गुणांक, गैस नियतांक और प्लांक नियतांक। ये तीनों का है लेकिन ये विकृति का नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। यानी कि ये सब तो सदिश राशि है, वेग भी है, संवेग भी है, कोणीय वेग भी है, लेकिन वेग से संबंधित जो भी है वो सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 6 में दिया अदिश राशि है, ऊर्जा बल आघूर्ण सदिश है, संवेग सदिश है, लेकिन ऊर्जा क्या है? ये अदिश राशि है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 7 में दिया निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है, दाब, ऊर्जा, कार्य, ये सभी अदिश राशि है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 8 में दिया निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है, देखना है, सदिश नहीं है। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। ये विस्थापन भी सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, लेकिन आयतन क्या है? एक अदिश राशि है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 9 में निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? वेग है, द्रव्यमान है, समय है और लंबाई है। तो ये
तीनों अदिश राशि है, लेकिन वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 में निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन और बल व्युत्पन्न का परिभाषा नहीं है। कौन है? द्रव्यमान व्युत्पन्न का परिभाषा नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 11 में त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण का ए बराबर v माइनस यू बाई टी, ये सही होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही तरीका है, और ये सभी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए। प्रश्न 12 में दिया है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान अथवा बल। इसमें प्राप्त हो जाता है आपको द्रव्यमान। वेग और संवेग के अनुपात को से निकाला जाता है द्रव्यमान। प्रश्न 13 में दिया है कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? 13 में दिया कि प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रेखीय गति का, कोणीय गति का या बल का? तो प्लांक के अचर में जो होता है कोणीय गति का आयाम होता है। ऑप्शन सी सही और सटीक उत्तर होगा। प्रश्न 14 में दिया एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। उस लकड़ी के, यानी कि लड़की होगा, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल जो है घट जाएगा, लेकिन दोलनों की संख्या बढ़ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 15 में घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा? डी में कुछ नहीं कहा सकता, ये कम हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 में यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगुना होगा, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। सही उत्तर होगा उसका गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जैसे ही दुगुना होगा तो जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², तो v जो है दुगुना होगा तो उसका स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। प्रश्न 17 में दिया किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्यों होता है? द्रव्यमान परिवर्तन होता नहीं, द्रव्यमान स्थिर रहता जबकि भार परिवर्तनीय होता, ये सही है। प्रश्न 18 में दिया किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। थी किसका नियम है? ये न्यूटन का प्रथम नियम है। बी में दिया न्यूटन का दूसरा नियम, सी में तीसरा नियम और डी में गैलीलियो का नियम। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूटन का प्रथम नियम। प्रश्न 19 में किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। सी में दिया बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, डी में शून्य होता है। जिसका सही और सटीक उत्तर होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न 20 में दिया न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध क्या होता है? हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए। सी में हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगा होना चाहिए। डी में परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है। इसका सही उत्तर होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए। ऑप्शन सी। इस प्रकार से सेट 2 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का मैंने डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सेट 3 पर लिए चलता हूं, जिसका मैं फास्ट डिस्कशन करवाऊंगा। सेट 3 का पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। किसका नियम है? न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के दूसरा गति नियम, न्यूटन के तृतीय गति नियम, या अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर जो प्रतिक्रिया होता है, और ये होता है न्यूटन के तीसरा गति नियम के अनुसार। प्रश्न 2 में दिया जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के प्रभाव से संपन्न होता है? जल में तैरना प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ये प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। जैसे हम जल पे दबाव लगाते हैं, जल भी हम ऊपर की ओर दबाव लगाता है, इसीलिए हम तैर पाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 3 में दिया कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसका नियम है? ये न्यूटन का ही नियम। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। ये ए में दिया है न्यूटन, बी में आइंस्टीन, सी में दिया है आर्किमिडीज, डी में दिया है गैलीलियो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको न्यूटन। प्रश्न 4 में दिया है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम गति नियम से, और दूसरा गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तीसरा गति नियम से जो होता है प्रतिक्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। दूसरा नियम से बता दिए हैं कि व्यंजक प्राप्त होता है, और तीसरा नियम से गति के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। मतलब इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में दिया है किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में तब तक बना रहेगा जब तक उसका कोई विरोध नहीं करता है। ये होता है गति के प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का भी नियम कहते हैं। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जड़त्व। प्रश्न 6 में दिया न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, अभी बताए हैं। ऊर्जा का नियम नहीं, संवेग का नियम, ये जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 7 में दिया गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ए में दिया कि गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, और पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। डी में इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 8 में दिया चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत नहीं, न्यूटन का पहला गति नियम, यही जो है जिसको जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। तो इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 9 में दिया हुआ कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका सही और सटीक उत्तर होगा न्यूटन का तीसरा नियम। जिस प्रकार से रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में प्रणोदक ईंधन का इस्तेमाल होता है, वो ईंधन जलने के साथ ही पीछे की ओर जितना गति में पीछे जाता है उतना गति में ही रॉकेट आगे बढ़ता है। ये प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। ये न्यूटन के तीसरा गति नियम के अनुसार चलता है। प्रश्न 10 में अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम जड़त्व, और डी में दिया है गति का तीसरा नियम, ये विश्राम जड़त्व। घोड़ा उस समय विश्राम जड़त्व में है और आदमी भी चढ़ा हुआ वो भी विश्राम में है। जैसे घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ किया तो विश्राम जड़त्व बना हुआ, लेकिन वो गति में चल गया, इसलिए वो गिरने की संभावना अधिक हो जाती है। प्रश्न 11 में दिया है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींचता है, यानी कि हाथ को पीछे क्यों खींच देता है? कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसीलिए खींच लेता है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकता है इसीलिए खींच लेता है। फिर दिया हुआ इसमें आपको 3 में दिया हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन ए। प्रश्न 12 में दिया हो कि बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का द्रव्यमान और त्वरण का द्रव्यमान और भार और वेग का भार और त्वरण का। तो बल गुणनफल है आपको, बल जैसे ही गुणनफल है आपको द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार में दोनों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सही हो जाएगा आपको भार घट जाता है तथा मात्रा जो है उतना ही रहता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 14 में यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? जैसे ही ये भूमध्य रेखा है, बीच में है, इधर ध्रुव है, इधर ध्रुव है, तो जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 15 में शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता नहीं, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सही, विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं, कम होता है। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 16 में दिया हुआ है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है, इसका कारण नहीं है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी त्वरण की तुलना में कम होता है, यानी कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण जो है आदमी अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है। 1/6, यानी कि पृथ्वी पर अगर कोई आदमी का वज़न अगर आपको 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार जो है 60 kg है, तो उसका चंद्रमा पर 1/6 यानी कि 10 kg हो जाता है, मतलब तो इसी कारण जो अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
प्रश्न 17 में 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होता है? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल और 0 जूल। कोई एनर्जी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी, यानी कि 0 जूल। प्रश्न 18 में एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो क्या कहलाता है? कोई भी कार्य नहीं कहलाएगा। ऋणात्मक कार्य, धनात्मक नहीं, अधिकतम नहीं, कोई भी कार्य नहीं कहलाएगा जब तक उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए। उसी प्रकार से इसमें दिया है कि ये अस्थिर अवस्था में 20 केजी के वजन को पकड़ा हुआ है, या अस्थिर है, इसलिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो एनर्जी भी 0 जूल होगा। प्रश्न 19 में पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? तेज चलने के लिए नहीं, फिसलने की संभावना कम हो जाए नहीं, शक्ति संरक्षण नहीं, ये अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए ही आगे की ओर झुक जाता है। प्रश्न 20 में पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि? इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, सही है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से नहीं होकर जाती है, गलत है। सी में इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, नहीं, गलत है। यह एक आश्चर्य है, ये भी गलत है। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से सेट 3 का मैंने 1 से 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आगे की सेट पर लिए चलूँगा। मेरा यह प्रयास कैसा है कृपया कमेंट करके आप बताएंगे, या फटाफट रिवीजन है आपको किसी भी परीक्षा में जो आपको डाउट होता है उस डाउट से निकलने के लिए, डाउट से आगे बढ़ने के लिए ये फटाफट रिवीजन आप देखिए और डाउट मुक्त हो जाइए।